नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के इस खास शो में हम समझेंगे बजट से पहले क्या रहे आपका एसेट एलोकेशन प्लान, टैक्टिकल, कोर पोर्टफोलियो, क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है, बजट से पहले कब करे बदलाव, कब नहीं करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में बदलाव, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपका छोटी अवधि का पोर्टफोलियो का प्लान है, लंबी अवधि में निवेश की प्लानिंग में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जाहिर तौर पर ये तमाम सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी हैं, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और कल्पेश आशर, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स। बहुत धन्यवाद कल्पेश और हेमंत जी, आप दोनों का करते हैं हम मनी गुरु के आज के इस खास बजट स्पेशल शो में। और सबकी निगाहें हमेशा की तरह इस बजट पर एक बार फिर से हैं। हालांकि अंतरिम जरूर है लेकिन अंतिम तो नहीं है, इसलिए जो निवेशक हैं वो चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा उनके लिए हो इस बार बजट में। लेकिन साल के लिहाज से भी जो ये टाइमिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल के कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं। हेमंत जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, क्या लगता है आपको कि इस साल क्या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं निवेशकों के लिए कुछ अपने पोर्टफोलियो में मुनाफा कमाने की? ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ये साल में बहुत कुछ होने वाला है। अभी हम देख रहे हैं कि बजट तो खैर हर साल होता है, इलेक्शंस आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन इलेक्शन में क्या होता है, जबकि उम्मीद ये है कि शायद जो सरकार है फिर से वापस आएगी, पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहती है। और जब भी मार्केट को ये लगता है कि पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी और जिस तरीके का काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, तो मार्केट को काफी उम्मीदें हैं कि ये अच्छा जो दौर है वो चलता रहेगा। और जाहिर सी बात है कि एज एन इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्ट करते हो और आपको लगता है मार्केट अच्छा करता है, जैसा पिछले 1-1.5 साल से हुआ है और आगे भी अगर होगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली मौके हैं कि आपको अच्छी हेल्दी रिटर्न मिल सके। ऑफ कोर्स मुझे लगता है इस साल में थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा टोन डाउन करने की जरूरत है। पिछले साल जैसे रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, रिटर्न हेल्दी फिर भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी। टोन डाउन करने की जरूरत है। पिछले साल जैसे रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, रिटर्न हेल्दी फिर भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी। बट मुझे लगता है इन सब के बीच में इन्वेस्टर्स को अपनी जो उनको करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके लिए क्या सूटेबल है, वहां पे ज्यादा ध्यान होने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि आपने कुछ इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात की और वो एक तरीके से इंटरकनेक्टेड भी है एक दूसरे से। एक तो लोकसभा के इलेक्शन, उससे पहले का अंतरिम बजट, उसके बाद एक साल में 2 बजट होंगे, क्योंकि उसके बाद एक फुल फ्लेजेड बजट होगा, नई सरकार नया बजट पेश करेगी। फिर ये भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है साल के दूसरे हिस्से में हम ब्याज दरों में कुछ बदलाव भी देखें। हमने क्योंकि इक्विटी में काफी ज्यादा अवसर देखे 2023 में बनते हुए, 2024 में क्या इसके चलते डेट में भी कुछ अवसर देखने को मिल सकते हैं जहां पर फोकस रहना चाहिए? इक्विटी से तो लोगों ने पैसे कमा लिए, डेट से कब कमाएंगे? तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि इस साल ये 2 बजट होने वाले हैं, और हालांकि जैसे इसको वोट ऑन अकाउंट किया जाता है, और दूसरा जो मेन बजट है वो शायद जुलाई में पेश किया जाएगा। तो इस बजट को आई थिंक सारे निवेशकों को एक एपेटाइजर के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि मेन कोर्स तो फिर जुलाई में ही होने वाला है। तो जैसे हम एपेटाइजर में थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हैं जो मेन कोर्स आने के लिए, वैसे ही हमें अपने पोर्टफोलियो को लेकर, हमें निवेश को लेकर पूरी एक तैयारी करनी है, प्लानिंग करने की जरूरत है। तो जैसे इक्विटी का ऑलरेडी हम लोग ने बहाव या एक माहौल देख लिया, और अच्छा माहौल आगे भी होने की उम्मीद है, जैसे हेमंत जी ने कहा। डेट में जो आपने पूछा स्वाति जी कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, एक प्रोफाइल का, एक एसेट एलोकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, और सबके पोर्टफोलियो में मैं मानता हूं डेट का एलोकेशन अपने प्रोफाइल के हिसाब से होना जरूरी है। और डेट में जो एक बहुत ही सिंपल सा नियम है कि जब ब्याज दरें घटने की उम्मीदें होती हैं, तब जो बॉन्ड यील्ड्स होते हैं वो बढ़ते हैं। तो एक ऐसा माहौल अब बन गया है कि 2 साल बहुत ही हाई महंगाई दर या इन्फ्लेशन को देख के अब सारी उम्मीदें ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली इस पे टिकी हुई हैं कि सारी ब्याज दरें अब घटेंगी। और जैसे ही अगर वो ब्याज दरें घटेंगी तो जो भी डेट फंड्स हैं
उनको फायदा होने की उम्मीद है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो। तो अपने पोर्टफोलियो में सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेट का एलोकेशन अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से रखना जरूरी है। लेकिन यहां पे मैं एक कॉशनरी नोट भी कहना चाहता हूं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी भी थोड़ा आई थिंक शेकी है। उसमें काफी सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, सारे संकेत होने के बावजूद कि ब्याज दरें घटे, लेकिन व्हाट इफ अगर ब्याज दरें ना घटी तो हमारा क्योंकि ये तो पोर्टफोलियो अनुमान भी है। अनुमान है, अनुमान है। क्योंकि हमारी पोर्टफोलियो की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि इसमें शायद हम 50-50 का एक एलोकेशन ले ले कि 50% अगर हम शॉर्ट टर्म फंड्स लें और 50% लॉन्ग टर्म फंड्स लें, तो कुछ भी डिसीजन हो जाए, बिल्कुल वी विल बी इन द राइट प्लेस। तो मतलब उसके एंटिसिपेशन में आपको कुछ प्लानिंग तो करनी चाहिए। अब क्योंकि ये इस साल के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स की शुरुआत अंतरिम बजट से ही हो रही है और उसके बाद फिर एक से एक बड़े इवेंट हम देखेंगे इस साल में। कईयों के मन में सवाल है कि एसेट एलोकेशन में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो बजट से पहले का जो एसेट एलोकेशन प्लान है, स्ट्रैटेजी है हेमंत जी, उसमें किन किन स्तर पर आपको लगता है बदलाव अभी करना चाहिए या जरूरी भी है करना? देखिए स्वाति, इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि एसेट एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। रिस्क रिवॉर्ड के बीच में जो सही बैलेंस चाहिए वो आपको मिलता है। आपको पता चलता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, किस तरह का रिटर्न आप लोगे, तो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो बाद में नहीं होती है और डाइवर्सिफिकेशन मिलती है आपको पोर्टफोलियो में। लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप इस एसेट एलोकेशन को बनाएं कैसे। वो बनाएंगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपना रिस्क प्रोफाइल देके, अपना टाइम होराइजन देके। तो उसके बेसिस पे जब आप बनाते हैं तो क्या करते हैं आप, लॉन्ग टर्म में आप इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म में आप कैपिटल प्रोटेक्शन करते हैं। इसके दौरान में कुछ इवेंट्स आते हैं, जैसे हमने बात की कि अभी बजट आते हैं, बजट तो हर साल आते हैं, फिर आरबीआई पॉलिसी है, फिर इलेक्शंस हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। तो मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन इवेंट्स के बेसिस पे अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज मत करो। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चलिए, लेकिन हाँ ऐसा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होंगी, बजट के अंदर भी हमने पहले भी देखा है कि अगर मान लीजिए कुछ टैक्सेशन में बदलाव आता है या आपको पता चलता है कि कौन से सेक्टर फेवर में है, विद इन एसेट क्लास थोड़ी से चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जैसे पिछली बार जब टैक्सेशन में चेंज हुआ डेट में, तो काफी इन्वेस्टर्स ने वो पैसा हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि वो रिटर्न थोड़े बेहतर हो और टैक्स एफिशिएंट हो। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जो अगर हम इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेक्टर्स के रोटेशन जो होता है उसकी बात करें, तो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये सब हमें फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम खुद से अगर वो चीज करने लगेंगे तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं जो फंड मैनेजर करेगा, तो वो जो बेसिक पर्पस है वो कहीं ना कहीं डिफीट होता है। तो मुझे लगता है ध्यान रखिए बजट जैसे इवेंट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं तो उससे क्या इंपैक्ट है, इलेक्शन से क्या हो रहा है, बट उसके हिसाब से आपको अपनी एसेट एलोकेशन को बदलाव करना नहीं है। उसको बेसिस नहीं हो सकता आपकी एसेट एलोकेशन का, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका रिस्क फैक्टर, आपका टाइम होराइजन, वो बेसिस होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये इवेंट्स के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने पड़े डिपेंडिंग ऑन किस तरह के डिसीजन, किस तरह की अनाउंसमेंट यहाँ पे आती है। बिल्कुल। तो हमेशा आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है या कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो कि फायदा उठाना चाहते हैं किसी इवेंट से, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। और यहीं पर टैक्टिकल एलोकेशन काम आता है, लेकिन उसमें भी टैक्टिक्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए कल्पेश, जरा समझाइए, जो टैक्टिकल एलोकेशन किसी को अभी मानिए इवेंट बेस्ड करना है, तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है, कैसे आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए कि कौन से सेक्टर या कौन सी थीम में आप निवेश कर सकते हैं, कितनी देर का टैक्टिकल एलोकेशन किया जा सकता है, क्या इसका बेस है, क्या आधार है? इसका जवाब मैं दो हिस्सों में देना चाहता हूं स्वाति। सबसे पहले आई थिंक एक डेफिनेशन के ऊपर गौर करना जरूरी है कि हम डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन का जो एक डेफिनेशन है उसको समझे। काफी लोग ये समझते हैं कि इक्विटी में ही रह के वो अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं कि लार्ज कैप में मेरा जो हिस्सा है उसको मैं अभी लार्ज कैप से हटा के मिड कैप में ले जाऊं, मिड कैप से हटा के मैं स्मॉल कैप में ले जाऊं। लेकिन यहां पे समझना है, असेट क्लास तो उनका वही है, इक्विटी। आप असेट एलोकेशन जब करते हो तब एक बिल्कुल अलग असेट क्लास में अपना निवेश करते हो, जिसका एक असेट से दूसरे असेट के साथ कोई लेना देना नहीं होता, तब जाके आपकी रिस्क डाइल्यूट होती है। तो ये बहुत समझना जरूरी है।
अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देता हूं कि सेक्टोरल या थीम, आई थिंक फिर भी आप एक इक्विटी एसेट क्लास की ही बात कर रहे हो। और जैसे हेमंत ने बताया कि अगर आप उस कॉल को डायरेक्ट इक्विटी के माध्यम से लेना चाहते हो, मतलब स्टॉक्स परचेज करते हो, तो मेरी बात समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो, क्योंकि वहां पे आप सिर्फ एक या दो स्टॉक पे अपना दाव लगा रहे हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड के भी सेक्टोरल या थीम लेते हो तो एक फंड मैनेजर की समझ या उसकी मैच्योरिटी या उसकी जजमेंट के ऊपर पूरा दारोमदार रहता है। तो सेक्टोरल और थीम ऐसे भी इट इज डेंजरस, क्योंकि उसमें आप एंट्री तो कर लोगे लेकिन एग्जिट कब करना है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कब उसका फ्लेवर बदल जाए, कब वो आउट ऑफ फेवर हो जाए और कब उसके रिटर्न्स कम होने लग जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप मान के चलते हो कि मैं इसमें से मान लीजिए 6 महीने या 12 महीने में निकल सकता हूं, और अगर आपको आपके मन के हिसाब से रिटर्न्स नहीं मिले तो उसी सेक्टर या थीम में आप एक लॉन्ग टर्म में रह जाओगे और आपका पूरा जो एक प्लान था वो बिल्कुल गिर जाएगा। बिल्कुल। तो वो हिसाब से आई वुड स्टिल अंडरस्टैंड कि अगर आप सेक्टोरल या थीम में अपना निवेश ना करें और अपना जो टैक्टिकल एलोकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको अपने गोल्स के हिसाब से सेट करें, या स्ट्रेटेजिक एलोकेशन की जो हम बात करते हैं, तो आई थिंक निवेशक इन्वेस्ट भी रहेंगे और अपने गोल्स को भी हासिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, जैसे आपका पहला प्रश्न था स्वाति कि इस साल में क्या किया जाए, आई थिंक उसका एक ही आंसर है, इस साल में आपको मार्केट में बने रहना है। मार्केट से दूर रह के आप ये सारी चीजें एंजॉय या आपको उसका मुनाफा नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने हेमंत जी। क्योंकि सेक्टोरल या फिर थीमेटिक निवेश की यहाँ पर बात चल रही है, डेफिनेटली बजट में कुछ ऐसे थीम्स, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा से बेनिफिट मिलने का अंदेशा जताया जाता है, और इस बार भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई निवेशक हैं जो चाहते हैं कि हाँ सेक्टोरल बेट लिया जाए, जो कि थोड़ा पोर्टफोलियो उनका पोर्शन में जिसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है सेक्टोरल बेट लेने से पहले, और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि जहां पर हो सकता है बजट में कुछ अच्छे ऐलान संभव हो, जहां पर आप अपॉर्चुनिटी देख पाए? जी बिल्कुल, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं। जैसा आपने कहा किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो पहले तो ये समझना है कि एज ए कॉन्सेप्ट जब आप सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यूनिवर्स जो है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू डाइवर्सिफाइड फंड्स। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक छोटे यूनिवर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, लेकिन वहां पे एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आप समझते हैं, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझते हैं और आपको लगता है कि आपको ये जानकारी है कि आप उन सेक्टर्स पे बेट लेके आप पैसा बना सकते हो, सबसे अच्छा फायदा म्यूचुअल फंड में क्या, स्पेशली अगर आप सेक्टर या थीमेटिक फंड को देख रहे हो तो आपको पूरे सेक्टर का फायदा होता है, क्योंकि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद इन दैट लिमिटेड यूनिवर्स जो है उसके अंदर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हो। कहां पे ध्यान रखना चाहिए, मुझे देखिए हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि सरकार का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर रहा है, सोशल सेक्टर के ऊपर रहा है। तो ये और जो कैपेक्स जिस तरीके का हो रहा है, तो कैपिटल गुड्स, ये आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है ये अच्छा करेंगे और आगे भी जाके भी अच्छा करेंगे। हालांकि ये वोट ऑफ अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे हमको इंटेंट पता चलेगी कि सरकार अगले 5 साल में क्या करने की इच्छा कर रही है। दूसरी बात जो बजट से पूरी रिलेटेड नहीं है, हमने बात की इमर्जिंग सिनेरियो की कि जहां पे इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है। अब इशू ये है कि वो इस क्वार्टर में हो या अगले क्वार्टर में, तो जरूरी है क्वांटम भी पता है आपको कि कितना हो सकता है और समय लगेगा उसमें। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर जो है जैसे बैंकिंग में इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जितने भी डाइवर्सिफाइड फंड हैं उनमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा खासा एक एक्सपोजर मिलता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, ये जो सेक्टर्स हैं, और कुछ लगता है मुझे आईटी जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबली वो अच्छा करने की उम्मीद है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं मुझे लगता है जहां पे अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अगर आप आम निवेशक हैं तो अगर आप ऐसे में इन्वेस्टेड हैं जहां पे आपकी रिटर्न अबव एवरेज है तो यकीन मान के चलिए कि फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे वो डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो एक्सपीरियंस है, रिस्क ले सकते हैं, तो कुछ सेक्टर्स का चुनाव करके उस सेगमेंट में भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। लेकिन अपने एलोकेशन कितना हो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है प्रोवाइडेड आप उसके अटेंडेंट रिस्क को समझते हैं और आपको ये यकीन है कि आप एंट्री और एग्जिट सही। एंट्री और एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेमंत जी, क्योंकि बात इसी की चल रही है तो मैं फंड्स कुछ आपको रेकमेंड कर सकते हैं आप, जो कि अच्छे इन सेक्टर्स या थीमेटिक फंड्स जो कि पोर्टफोलियो में आपको लग रहा है कि अच्छा कर सकते हैं? जी स्वाति, आई थिंक जैसे कुछ सेक्टर्स की मैंने बात की तो मुझे लगता है एक तो
पीएसयू एज ए बास्केट अच्छा करा तो एबीएसएल पीएसयू फंड देख सकते हैं। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है एक अच्छा थीम है, तो वहाँ पे निपॉन इंडिया पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात की तो आईसीआईसीआई प्रू मैन्युफैक्चरिंग फंड वो एक अच्छा फंड है। ये कुछ फंड्स हैं जिनके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड हैं। आईटी, अगर आईटी में हम बात करें तो एबीएसएल का डिजिटल इंडिया फंड वो एक उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। मुझे लगता है फार्मा एज वहाँ पे जो उनका जो हेल्थ केयर फंड है और डायग्नोस्टिक जो फंड है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस है उसके अंदर। ये कुछ ऐसे फंड हैं जिनको आप कंसीडर करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इन सेक्टर फंड में जाना चाहते हो कि नहीं। बिल्कुल। ब्रेक के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जानना जरूरी है देश का बजट तो 1 फरवरी को आएगा, पर उससे पहले आपको अपने बजट को भी पटरी पर रखना है। इस पर भी थोड़ी चर्चा रहेगी, कैसे किया जाए ये एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बजट का पर्सनल फाइनेंस स्पेशल। आज हम एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे कल्पेश आशर, हेमंत रुस्तगी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको अपना एसेट एलोकेशन प्लान बनाना चाहिए। देश का बजट तो चलिए 1 फरवरी को आएगा, लेकिन जो आपका अपना बजट है उसको तो आपको हमेशा देखना पड़ता है। हर महीने हर दिन आपको उसको असेस करना पड़ता है और इम्पॉर्टेंट है समझना कि आप उसमें संतुलन कैसे बिठाएं कल्पेश। क्योंकि एंड ऑफ द डे बात वही आती है कि आप बचत और खर्च को कैसे मैनेज करते हैं। पोर्टफोलियो में तो आपका मैनेजमेंट है ही, बट ओवरऑल जो आपका एक प्लानिंग है बजट को लेकर कैसे करें। और क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि टैक्स में क्या मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम की तरफ हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है, क्या लेस सेविंग और मोर ऑफ खर्चा होगा, तो क्या बजट को कैसे, अपने बजट को कैसे संभालें। जैसे कहते हैं ना कि गोइंग बैक टू बेसिक्स, कि कभी भी हम जो खर्चा करते हैं वो खर्चा हमारे इनकम से तो जरूर कम होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज के प्रोफाइल्स देखे हैं स्वाति कि उनको पता ही नहीं चलता, खास तौर पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस वाले होते हैं, कि उनके खर्चे उनके इनकम से ज्यादा है। उनको महीने दर महीने ये पता ही नहीं चलता एंड येट दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, जो फंडामेंटली तो बिल्कुल गलत है। तो किसी भी चीज का आप एक कैश फ्लो बनाते हैं या फैमिली का बजट बनाते हैं तो बहुत जरूरी है कि फैमिली के जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं या इवन नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं वो उस बजट को एक मिलजुल के देखें और उसमें क्या हमारी इनकम है और क्या हमारे एक्सपेंसेस है उसका एक बैलेंस रखें। एक सिंपल सी अगर इक्वेशन कही जाए तो अगर आपके नीड्स और वांट्स जो है वो तकरीबन अराउंड 50 to 60% आपकी आमदनी के होते हैं तो गुड। अगर आपका एक कोई ईएमआई चल रहा है या आपका कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका परसेंटेज 20 या 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बाकी के जो 15 या 20% है वो बहुत ही कंपलसरी या मैंडेटरी हो जाते हैं, आप उसको निवेश करें। अब प्रॉब्लम यहां हो जाती है जब हमारा जो ये पूरा परसेंटेज का संतुलन है वो बिगड़ जाता है और हमारे पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं बचते, या तो हमारी लायबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं या तो हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। और आज के माहौल में हम लोग ने, जैसे आप बता रहे थे, देखा कि इतने सारे खर्चे के अपॉर्चुनिटीज हैं सारे। आप देखो ट्रैवल डेस्टिनेशंस या रेस्टोरेंट्स फुल है, तो जाहिर सी बात है एज ए ह्यूमन हम उसको ज्यादा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन यहां पर एक आपको एक फाइनेंशियल प्लान होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी बजट्स आएंगे, जितने भी सरकारें आएंगी जाएंगी, आपका एक फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए कि वो फुल प्रूफ होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स की ओर आपको लेके जा सके। बिल्कुल। और हेमंत जी, क्योंकि जब हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, जिनका भी लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन का प्लान है या कोई गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, से ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो जिनका ऐसे निवेशकों का एलोकेशन में आपको लगता है बदलाव किया जाना चाहिए, कुछ रिबैलेंसिंग बजट स्पेसिफिक होनी चाहिए? नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो एसेट एलोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिस्क रिवॉर्ड के बीच में बैलेंस बनाती है और उसका जो बेसिस है वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपका टाइम होराइजन होना चाहिए, आपका रिस्क फैक्टर होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको करना। बट जैसा मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है ये जो इवेंट्स हैं इनके ऊपर आप ध्यान रखिए कि हो सकता है विद इन एसेट क्लास
कुछ आपको चेंजेस करने पड़ सकें। जैसे हमने पहले भी बात की कि जब बजट में जब चेंजेस हुए टैक्सेशन पे डेट फंड में, तो कुछ बदलाव करने की जरूरत थी, तो उन पे नजर रखिए। उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लगिए, क्योंकि इनके जो भी इम्पैक्ट हैं, कोई भी इवेंट हो, वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वहां पे नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, आपका कितना समय है, उसके हिसाब से आप कीजिए। और रीबैलेंसिंग अगर करना भी हो तो दो कारणों से होता है, अगर आपकी पर्सनल सिचुएशन में बदलाव हो या अपने आप गोल के नजदीक पहुंच रहे हो, तब आप जो आपके गेन्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। उन्हीं दो कारणों से होना, ये रीबैलेंसिंग होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी हो, जब रिक्वायरमेंट हो तो आपका करना पड़े तो कर सकें आप, लेकिन जैसा मैंने कहा इवेंट के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन में बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये अंतरिम बजट एक फुल फ्लेजेड बजट की झांकी हो सकता है। सरकार रिफॉर्म्स पर फोकस कर सकती है, कुछ सरप्राइज ऐलान भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस इंतजार आपको करना होगा 1 फरवरी का। बहुत धन्यवाद हम करेंगे हेमंत रुस्तगी जी और कल्पेश आचार्य, अब दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।